नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन पढ़ने वाले हैं अंगूर के बारे में, जिसे ग्रेप्स के नाम से जाना जाता है। बात करें ग्रेप्स की खेती की, तो जहाँ तक इसकी खेती को वीटी कल्चर के नाम से कहा जाता है कि ग्रेप्स की खेती करना वीटी कल्चर कहलाता है। अंगूर की अपन खेती करते हैं तो उसे वीटी कल्चर के नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, भारत के अंदर बहुतायत से अंगूर का उत्पादन हो रहा है और विश्व में भारत अंगूर उत्पादन करने में प्रथम स्थान पे है। बात करें अपन अपने इंडिया की, तो इंडिया के अंदर सबसे अधिक अग्रणी जो राज्य है अंगूर उत्पादन करने में, वो है महाराष्ट्र। और राजस्थान की बात करते हैं जहाँ तक, तो राजस्थान में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन गंगानगर जिले के अंदर होता है। अब अपन वन बाय वन करके इसकी बॉटनी की स्टडी सबसे पहले करना शुरू करेंगे। जब बॉटनी की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आता है इसका बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम इसका दोस्तों है विटिस विनिफेरा के नाम से इसको जाना जाता है, या वाइटिस विनिफेरा के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। दोस्तों, तो इस प्रकार से अंगूर के फल होते हैं जो गुच्छे के रूप में व्यवस्थित लगे रहते हैं, एक बेल के रूप में लगे रहते हैं, मतलब बेल के लगे रहते हैं, और एक गुच्छे के रूप में रहते हैं। ये फल आपने देखे होंगे, अलग अलग प्रकार के अंगूर आपने देखे होंगे, जिसमें आपको ब्लू कलर के और ये ग्रीन कलर के अंगूर देखने को मिलते हैं ज़्यादातर कंडीशन में, क्योंकि वो अलग अलग क्या हैं, वैरायटियाँ हैं। आगे बात करते हैं कि इसका उपयोग किस में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः से डायरेक्ट फलों को खाने में किया जाता है, शराब बनाने में किया जाता है, किशमिश बनाने में किया जाता है, वह मुनक्का बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके फैमिली की। तो फैमिली की जहाँ तक बात करने वाले हैं, तो इसकी वीटेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, वीटेसी फैमिली का सदस्य है। गुणसूत्र संख्या की जहाँ तक बात करते हैं, 2x बराबर या 2n बराबर इसकी 40 नंबर क्रोमोसोम है। उद्गम स्थान की जहाँ तक बात करें अपन, तो सेंट्रल ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं तो आर्मेनिया, जो आर्मेनिया एशिया माइनर रीजन का क्षेत्र है, वहाँ इसका क्या है, उत्पत्ति स्थल है। दोस्तों, फल के प्रकार की बात करते हो, इसका फल का प्रकार सरस या बेरी कहलाता है। खाए जाने वाला भाग इसका फल भित्ति या प्लेसेंटा के नाम से जिसको जाना जाता है, या पेरिकार्प इसको बोल सकते हैं आप, जो खाने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर इसका संगठन क्या होता है। तो ग्लूकोज की जहाँ तक बात करें तो 8 to 13% इसमें क्या पाया जाता है, ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। ग्लूकोज शर्करा प्रेजेंट रहती है इसमें 8 से 13%। फ्रुक्टोज की जहाँ तक बात करें तो 7 से 21% तक इसमें फ्रुक्टोज शर्करा मौजूद रहती है। भारत देश इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जलवायु और भूमि की। किसी विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन गर्मियों के समय अधिक गर्मी तथा सर्दियों के समय अधिक सर्दी सहन करने की कैपेसिटी इसमें पाई जाती है। यह एक प्रकार का पतझड़ी प्रकार का पादप है दोस्तों, और जिसमें क्या ये बेल जो होती है उसके लगने का कार्य संपन्न होता है इसमें। आगे बात करते हैं इसके लिए जलवायु की जहाँ तक बात करें तो ज़्यादा पाला सहन करने की क्षमता इसमें नहीं पाई जाती, लेकिन एक शुष्क मौसम की इसको आवश्यकता रहती है, क्योंकि ज़्यादा आर्द्रता वाले मौसम में इसमें रोगों का प्रकोप अधिक हो जाता है, इसलिए इसको सूखा मौसम की आवश्यकता रहती है। दोस्तों, भूमि की जहाँ तक बात करें तो 2 मीटर गहराई वाली भूमि इसके लिए सर्वोत्तम उपयुक्त रहती है, और जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होना जरूरी है। भूमि के अंदर चूना युक्त पदार्थ ज़्यादा मौजूद नहीं रहे, क्योंकि चूने की सहन करने की क्षमता इसकी बहुत कम मात्रा में रहती है, मतलब चूना ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। जिन मृदाओं में क्षारीयता की समस्या पाई जाती है, तो उन मृदाओं के लिए आपको क्षार रोधी या क्षार टॉलरेंट जो मूलवंत हैं वो उगाने के लिए काम में लेने पड़ते हैं, जैसा कि साल्ट क्रिकल जो मूलवंत है, ये ऐसा मूलवंत है जो क्षारीयता को सहन करने की क्षमता रहती है। टेल की 5A, जो टेल की 5A ये भी क्या है, क्षारीयता प्रतिरोधी मूलवंत है। डॉगरीज काफ़ी पॉपुलर मूलवंत है दोस्तों ये। इसके अलावा 16-13 ये जो हैं क्या है, सारे के सारे ऐसे मूलवंत हैं जो क्षारीय मृदाओं के प्रति प्रतिरोधी मूलवंत हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं उन्नत किस्मों की। जहाँ तक इन किस्मों का वर्गीकरण किया गया है, कुछ किस्मों का रस के आधार पर किया गया है, कुछ किस्मों का किशमिश बनाने के आधार पर किया गया है, कुछ किस्मों का किसके ऊपर आधार शराब बनाने के आधार पर किया गया है, या डिब्बाबंदी कैनिंग पर्पज के आधार पर किया गया है। तो बात करने वाले हैं अपन इसमें सबसे पहले कि रसदार किस्में कौन कौन सी हैं। दोस्तों, रसदार किस्में आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत हैं। चैंपियन, अनाबे शाही, बेंगलोर ब्लू, कॉनकॉर्ड, इसके अलावा बेंगलोर पर्पल, इसके अलावा अर्ली मस्कट, काली साहिबी, ब्यूटी, सीडलेस और पर्ल ऑफ कसाबा और डिलाइट के नाम से ये किस्में हैं। दोस्तों, तो ये किस्में आपको रटनी होंगी, याद भी करनी होगी, इसका समझने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है। आगे अपन बात करने वाले हैं इसके अंदर किशमिश बनाने के लिए किशमिश बनाने के लिए उन किस्मों को काम में लिया जाता है जो ताज़ा अंगूर होते हैं, उनको सुखाकर 17% तक उनकी नमी रख ली जाती है
बाद में उससे क्या बनता है, किशमिश बनता है। किशमिश बनाने में जो प्रयुक्त किस्में ली जाती हैं उनमें 20 से 22 डिग्री ब्रिक्स मिठास होना बहुत ज़रूरी है। मतलब 20 से 22 डिग्री मिठास होना बहुत ज़रूरी है। ये TSS होना उसका ज़रूरी है। TSS मतलब टोटल सोल्यूबल सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं ये किस्में कौन सी हैं। तो दोस्तों ये किस्में हैं ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस। ये जो सीडलेस किस्में हैं मतलब ये बीज रहित किस्में हैं। इसके क्लोन प्रमुखतः कौन कौन से हैं, ताज ए शाही, गणेश, सोनाका, मनिक चमन आदि क्या है इनके ये क्लोन वेराइटियां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किशमिश चारनी, सरद सीडलेस। किशमिश चारनी का उत्परिवर्तन किस्म है क्या, ये म्यूटेंट वेराइटी है। म्यूटेंट वेराइटी कैसी होती है, वह वेराइटी जिसके जेनेटिक कॉन्सेंट्रेशन में अचानक परिवर्तन से विकसित की गई हो उसे म्यूटेंट वेराइटी या उत्परिवर्तन किस्म के नाम से जाना जाता है, या आनुवंशिक संगठनों में होने वाला अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। आगे नेक्स्ट वैरायटी है सुल्तानिया। तो ये वैरायटियाँ जो है किशमिश बनाने के लिए सूटेबल है। किशमिश बनाने के लिए अंगूर को अपन इस हद तक सुखा लेते हैं कि उसमें लास्ट नमी 17% तक बन जाए, तब किशमिश बन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं कैनिंग या डिब्बाबंदी के लिए वैरायटियाँ कौन कौन सी हैं। तो कैनिंग या डिब्बाबंदी की जहाँ तक बात करते हैं मतलब इसके पैकिंग के लिए, तो थॉमसन सीडलेस, पूसा सीडलेस, परलेट, ब्लैक चंपा, परल ऑफ कसाबा, यही वैरायटियाँ क्या हैं सारी की सारी कैनिंग या डिब्बाबंदी के लिए है। मुनक्का बनाने के लिए, मुनक्का क्या है, एक प्रकार की औषधि है। तो इसके बनाने के लिए अनाब एसाई, गुलाबी, दिलखुश, यह दिलखुश जो वैरायटी है यह अनाब एसाई का क्लोन से तैयार की गई किस्म है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खाने योग्य वैरायटी कौन सी है, डायरेक्ट किसके फल को खाया जाता है, वह वैरायटी जिसमें मिठास की मात्रा 12 से 20 डिग्री ब्रिक्स होनी चाहिए, वो वैरायटी ज़्यादातर अपन क्या लेते हैं, खाने के लिए काम में लेते हैं। जैसा कि डिलाइट, परलेट, न्यू परलेट, मस्कट ऑफ हैम्बर्स, इसके अलावा भोकरी, कॉर्डिनल, अनाब शाही, ब्लैक मस्कट, अर्ली मस्कट, फ्लेम सीडलेस और ब्यूटी सीडलेस। फ्लेम सीडलेस वैरायटी है वो भी काफ़ी मीठी किस्म के रूप में मानी जाती है। ब्यूटी सीडलेस, इसके अलावा रेड ग्लोब, रेड ग्लोब जो वैरायटी है ये बड़े आकार की किस्में होती है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शराब बनाने के लिए कौन कौन सी वैरायटी है इसके लिए सूटेबल है। वह वैरायटी जिसका मिठास की मात्रा 24 डिग्री ब्रिक्स से अधिक हो, उन वैरायटियों को ज़्यादातर अपन क्या करते हैं, शराब बनाने के लिए काम में लेते हैं। जिसमें चैंपियन जो किस्म काफ़ी पॉपुलर किस्म है, अनाब शाही, थॉमसन सीडलेस, पूसा सीडलेस, बेंगलोर पर्पल, ब्यूटी सीडलेस, इसके अलावा हिमरॉड, अर्का श्याम, अर्का कंचन, चीमा, साहेबी, ये वैरायटी क्या है, रूबी रेड, रेड प्रिंस, मेंडल, एजेविन, भोकरी आदि वैरायटियाँ ज़्यादातर किसके काम में ली जाती हैं, शराब बनाने के लिए काम में ली जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा, मतलब यहाँ बात हो रही है IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो कहाँ स्थित है, असरगट्टा बेंगलोर में स्थित है। वहाँ पर क्या 1980 में अंगूर की 4 किस्में विकसित की गई थी। 4 किस्में कौन कौन सी हैं, अर्कावती, अर्का कंचन, अर्का हंस, अर्का श्याम और श्याम आदि वैरायटियों का विकास किया। मतलब जिन वैरायटियों के आगे अर्का लिखा हुआ हो इसका मतलब ये समझ लेना आप कि वह वैरायटी IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से विकसित की गई किस्में हैं। तो ये 4 किस्में हैं जो यहाँ से भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान से विकसित की गई हैं। बात करते हैं पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, बात का किसकी हो रही है यहाँ पर, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो रही है जो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। वहां से विकसित किस्में कौन सी हैं, जिन किस्मों के आगे पूसा लगा हुआ है वह वैरायटियां सारी IARI से विकसित हैं। तो कौन कौन सी हैं, पूसा सीडलेस, पूसा सीडलेस जो वैरायटी है इसको विकसित चयनित विधि मतलब सिलेक्शन से विकसित किया गया था। दूसरी बात करें पूसा नवरंग, जो पूसा नवरंग है ये वैरायटी एक क्रॉस से बनी है, किससे, मेडेलिन अंजीवाइनी और रूबी रेड का क्या है ये क्रॉस। और पूसा उर्वशी, पूसा उर्वशी किसका क्रॉस है, हूर और ब्यूटी सीडलेस का क्रॉस है ये विकसित वैरायटी हैं कहाँ से, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से विकसित है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करने वाले हैं इसके प्रवर्धन की। तो जहाँ तक इसके प्रवर्धन की अपन बात करते हैं तो इसका प्रवर्धन कलम या कलम के माध्यम से किया जाता है, जिसको कटिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। कलम या कटिंग मतलब आपको 30 सेंटीमीटर लंबाई, 30 सेंटीमीटर लंबाई की कटिंग या कलम काम में लेनी है। ये कलम या कटिंग
जिसमें ध्यान रखें 2 से 3 कलिका का होना बहुत ज़रूरी है। नीचे वाले हिस्से को अपन गोल काटते हैं और ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा तिरछा काटते हैं और 45 डिग्री एंगल पर इन कटिंगों को मोटी एंगल पर क्या करते हैं अपन, लगाते हैं मोटी रेत या बजरी के अंदर। ये कार्य अपने को लगभग सुसुप्त अवस्था में जब अंगूर रहता है उस समय कर लेना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों पौधे लगाने की विधि। पौधे लगाने की विधि की जहाँ तक बात करते हैं, इसका पौधे लगाने का कार्य जनवरी और फरवरी माह में संपन्न करते हैं अपन। जनवरी और फरवरी महीने के अंदर जब अपन बगीचे का रेखांकन करते हैं तो उस समय आप ध्यान रखें कि 2.5 से 3 मीटर दूरी पर, मतलब पौधे से पौधे की तथा प्लांट इनटू रो डिस्टेंस, पौधे से पौधे की तथा कतार से कतार की दूरी 2.5 से 3 सेंटीमीटर अपन रखते हैं। और इसके अंदर 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा क्या करते हैं अपन, गड्ढा तैयार कर लेते हैं। और इस गड्ढे के अंदर क्या फिर बाद में जो कटिंग के माध्यम से पौधा तैयार है उसको प्रत्यारोपित अपन कर देते हैं और तुरंत क्या कर देते हैं, सिंचाई का कार्य कर देते हैं। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं सिंचाई एवं निराई गुड़ाई की। सिंचाई एवं निराई गुड़ाई की आवश्यकता जहाँ तक बात करें अपन तो सर्द ऋतु के समय इसमें 4 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है महीने के अंदर, तथा गर्मी ऋतु के अंदर 6 से 8 बार आपको सिंचाई करनी है। नेक्स्ट बात करें निराई गुड़ाई की, तो इसमें टाइम टू टाइम खरपतवार का नियंत्रण आपको करना है, खरपतवारों को निकालते रहना है, किसी भी प्रकार का खरपतवार मौजूद ना रहे गड्ढे के आसपास में और दूसरे क्षेत्र में। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करें कटाई और छटाई के। ट्रेनिंग और प्रूनिंग इसकी मुख्य इंपॉर्टेंट क्रिया है। दोस्तों ट्रेनिंग किस उद्देश्य से की जाती है, ट्रेनिंग पौधे को आकार देने के लिए, आकृति देने के लिए की जाती है, तथा प्रूनिंग का पर्पस क्या होता है, प्रूनिंग पौधे के अंदर अच्छी क्वालिटी के फल उत्पन्न करने के लिए की जाती है, बढ़िया क्वालिटी के फल पौधे के अंदर उत्पन्न हो, रोगग्रस्त शाखाओं से क्या हो, मुक्त हो, फल जो रोगी फल पैदा होते हैं वो बिल्कुल भी ना हो, इसमें रोगग्रस्त शाखाओं को हटा दिया जाता है। तो जो ट्रेनिंग की इसमें विधियां हैं ये अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। पहली है शीर्ष विधि। शीर्ष विधि में क्या करते हैं अपन, अंगूर की बेल को प्रारंभिक अवस्था में 75 से 90 सेंटीमीटर तक बिल्कुल सीधा बढ़ने दिया जाता है। साथ अपन क्या कर लेते हैं, इसके सहारा देने के लिए एक बांस का डंडा लगा देते हैं इस प्रकार से, और जिसके नीचे भी क्या डामर लगाते हैं ताकि ये दीमक इसको खाए नहीं। और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, इसको 75 से 90 सेंटीमीटर से काट देते हैं और इसके पार्श्व में जो शाखाएं निकलती हैं उनको 5 से 6 शाखाओं को बढ़ने दिया जाना चाहिए। ये क्या होती है, शीर्ष विधि होती है। ये बिल्कुल सिंपल विधि है, सरल विधि है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों निफिन विधि। निफिन विधि क्या है, ये एक विलियम निफिन नामक वैज्ञानिक था जो न्यूयॉर्क का रहने वाला था। उसने 1850 में इस विधि का आविष्कार किया था। इस विधि के अंदर क्या करते हैं अपन, ज़्यादातर 4.5 मीटर की दूरी पर 2 बेलों को लगाया जाता है और साथ में खंबे लगाए जाते हैं। इस प्रकार से जो ये खंबे लग रखे हैं इन प्रकार के खंबे लगा देते हैं और खंभों को क्या इस प्रकार से तारों की सहायता से बांध देते हैं। 2 तारों के बीच की दूरी, ऊपर से नीचे तक की दूरी लगभग 1.5 मीटर होनी चाहिए दोस्तों। और फिर बेल को सीधा बढ़ने दिया जाता है। सीधा बढ़ते बढ़ते जब पार्श्व में फुटान होती है तो इन फुटानों को इस तार की सहायता से लपेट दिया जाता है, इनके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। सीधा बढ़ के फिर दूसरी में तार की सहायता से इस प्रकार से अपन बढ़ा देते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार की इस विधि के अंदर क्या है, काफ़ी अच्छा अपने को उत्पादन प्राप्त होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अपन टेलीफोन विधि। यह टेलीफोन जो विधि है ये भी निफिन विधि का ही क्या है, बढ़ता हुआ रूप है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, 2 की जगह 4 खंबे लगाते हैं और इस प्रकार से जैसे 2 खंबे इस साइड लग गए और 2 खंबे इस साइड लग गए और 5.3 मीटर लगभग 2 बेलों के बीच में अंतर रखा जाता है। बेलों को पहले सीधा बढ़ने दिया जाता है, फिर ऊपर जैसे ही क्या करते हैं अपन तार की सहायता से इसमें 3 तार लगाते हैं अलग अलग, और तीनों तारों को जैसे ये 2 खंबे लग गए इसके ऊपर एक आडी ऐसे रोड लगाते हैं, इसमें 3 छेद होते हैं इस प्रकार से, और उधर भी क्या 3 छेद, और तीनों तारों को कस दिया जाता है और फिर डायरेक्ट इन बेलों को सीधे बढ़ने दिया जाता है। बेलों को इस प्रकार से इनके ऊपर फैला दिया जाता है कि बेल बाहर नहीं जाए, तो बाहर जाते ही शीर्ष सिरे को क्या करते हैं अपन काट देते हैं। इस विधि से भी काफ़ी अच्छा उत्पादन अपने को प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों
अपना पांडाल विधि। पांडाल विधि टेलीफोन विधि का बढ़ता हुआ रूप है। पांडाल विधि के अंदर क्या करते हैं अपन, वही 4 खंभे लगाते हैं और खंभों के ऊपर क्या करते हैं दोस्तों, ये बेलों को 7 मीटर ऊंचाई तक बढ़ने दिया जाता है और 7 मीटर ऊंचाई पर आगे ऊपर क्या करते हैं अपन, तारों की सहायता से आड़े तथा तिरछे तार इस प्रकार से लगाते हैं, जिससे एक पांडाल का निर्माण हो जाता है और इससे काफ़ी अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। पांडाल विधि को बावर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये विधि सबसे अधिक उत्पादन देने वाली विधि है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रंतन। क्रंतन क्या होता है, प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब जनवरी माह के अंदर पौधों के अंदर क्या की जाती है, कटिंग की जाती है। किसकी, मान लीजिए ये पौधा है तो इसमें ये इस प्रकार से शाखाएं निकल रही हैं, तो इन शाखाओं में से कोई रोगग्रस्त शाखा है उसको हटाया जाता है, तथा कोई शाखा मान लीजिए बीच में से निकल रही है उस शाखा को उठाया जाता है। जो शाखा अनुत्पादक है, सूख गई है, उस शाखा को क्या करते हैं अपन, हटा देते हैं। और 2 शाखाओं के बीच में एक 15 से 20 सेंटीमीटर उचित दूरी का होना बहुत ज़रूरी है। ये कार्य उत्तरी भारत में जनवरी महीने में करते हैं, क्योंकि जनवरी महीने में जो अंगूर होता है ये सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, तो ये कार्य अपन क्या कर लेते हैं, इसमें संपन्न कर लेते हैं। आगे बात करते हैं दक्षिणी भारत के अंदर ये कार्य 2 बार किया जाता है। एक तो अक्टूबर से नवंबर माह में। जब अक्टूबर से नवंबर माह के अंदर इसमें क्रंतन किया जाता है तो इसको फॉरवर्ड प्रूनिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और अगर अप्रैल महीने के अंदर ये कार्य किया जाता है तो इसे फाउंडेशन प्रूनिंग के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे पौध संरक्षण की। तो इसके अंदर जो लगने वाले रोग हैं वो कौन से हैं, एक तो पाउडरी मिल्ड्यू या छाछा लगता है, और दूसरा कौन सा लगता है, एंथ्रेक्नोज लगता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू या छाछा रोग के नियंत्रण के लिए कैराथेन दवा का अपन को क्या करना है, स्प्रे करना है। कितना, 30 EC दवा का आपको स्प्रे करना है। शुरुआती अवस्था में आपको पाउडर जैसी फॉर्म में लगेगा, बेल के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एंथ्रेक्नोज की। एंथ्रेक्नोज कोलेटोट्रिकम विटिकोला फंगस के कारण उत्पन्न होता है दोस्तों। और इस रोग के अंदर क्या, गोंद जैसा पदार्थ, बेल के ऊपर चिपचिपा पदार्थ निकल आता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसके नियंत्रण के लिए आपको इथेफोन दवा का स्प्रे करना है। आगे बात करते हैं दैहिक विकार की। इसमें ऐसे कुछ दैहिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिनकी वजह से अंगूर को काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, मतलब सही फल उत्पादन नहीं होता। ये ज़्यादातर या तो अनफेवरेबल कंडीशन के कारण होती है, वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होती हैं, या पौधे में किसी प्रकार के पोषक तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं। तो इसमें पहला जो दैहिक विकार या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो है आपका शॉर्ट बेरी। शॉर्ट बेरी के अंदर क्या होता है, कुछ अंगूर बड़े आकार के रह जाते हैं, कुछ अंगूर बिल्कुल ही छोटे आकार के रह जाते हैं, मतलब ये पूर्ण विकसित ही नहीं हो पाते हैं, फल काफ़ी सख्त हो जाते हैं, खाने में बेस्वाद हो जाते हैं। तो इस कारण से इसे कहते हैं शॉर्ट बेरी। शॉर्ट बेरी का नियंत्रण के लिए आपको 25 ppm इथेफोन दवा का क्या करना, आपको स्प्रे करना है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरा विकार कौन सा, पिंक बेरी। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर ये समस्या उत्पन्न होती है। जैसा कि आपको इमेज के माध्यम से दिख रहा होगा कि अंगूर का ग्रीन कलर का अंगूर था और उसका रंग थोड़ा सा गुलाबी रंग में परिवर्तित होने जा रहा है। ये ज़्यादातर अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको मल्चिंग की ज़्यादा आवश्यकता रहती है तथा फलों के गुच्छे को आप ढक के रखें। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन चिकन एवं मुर्गी विकार या हैन एंड चिकन रोग। देखा होगा आपने, कुछ अंगूर बहुत बड़े आकार के, कुछ छोटे छोटे आकार के, मतलब एक ऐसा समूह दिख रहा है कि जैसे 10-20 मुर्गियों के बीच में छोटे छोटे 20-30-50 चूजे बीच में हों। इस प्रकार से जैसे ये अंगूर बड़ा है लेकिन ये बाकी के क्या हैं दोस्तों, छोटे छोटे हैं। तो इस विकार को हैन एंड चिकन के नाम से जाना जाता है। ये ज़्यादातर बोरॉन पोषक तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होता है। इसके नियंत्रण हेतु 0.2% बोरेक्स नामक दवा का क्या करते हैं अपन, स्प्रे करते हैं, और जिससे ये विकार उत्पन्न होता है जब पौधे में फलन स्टार्ट होता है उसी समय। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों तुड़ाई एवं उपज की। तुड़ाई एवं उपज की जहाँ तक बात करते हैं तो आपके जहाँ तक मतलब अंगूर थोड़े पीलेपन में परिवर्तित होने लग जाएं उससे पहले ही आपको क्या कर लेना है, इनको हार्वेस्ट कर लेना है। गुच्छे को अच्छी प्रकार से कैंची की सहायता से काटना है और बाद के अंदर इनको 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भंडारित कर लेना है। एक बेल से लगभग 100 से 120 kg अंगूर आपको प्राप्त होंगे दोस्तों।
इनको भंडारण के लिए 85% आर्द्रता पर तथा 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 2 से 3 सप्ताह तक इसको भंडारित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये कुछ अंगूर की खेती थी जिसको विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा।